हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो यह क्लास आपके लिए। एसएसटी की क्लासेस में हम लोग जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसको कवर कर रहे हैं, साथ में जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो नोट्स हमने खुद तैयार किए हैं उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट चुना है। हिस्ट्री को पहले कवर करेंगे, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी। हिस्ट्री में ये क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बताते चलें कि यदि आप नोट्स लेना चाहें तो हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी एंड कंप्लीट नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज साथ में आप देख पाएंगे कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो भी चैप्टर्स के लास्ट में ऐड किए गए हैं। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैप्टर आज हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में चैप्टर 5 को भी कवर किया था और चैप्टर 6 को भी पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए, बुद्ध की कहानी पढ़ ली। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 7। यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, राज्य और साम्राज्य की बात करेंगे, देखिएगा। और हाँ, नोट्स अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए ये जो नंबर नीचे दिया गया है 9628182649, यहाँ व्हाट्सअप करके आप नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे। बहुत बेहतरीन क्लास, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, राज्य से साम्राज्य की कहानी हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। किसने की थी? जो अशोक जो थे वो जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी, या जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? चाणक्य के विचार हमको अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है, जो आपके काम की चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी की थ्योरी हमने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। वंश क्या होता है? देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो अशोक के दादा कौन हुए? अशोक के दादा हुए चंद्रगुप्त। भाई चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो जो बिंदुसार हैं वो अशोक के पिताजी और अशोक के दादा कौन हुए? चंद्रगुप्त, ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर भी थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग कौन था? तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है, कि नगरों में व्यापारी रहते होंगे, सरकारी अधिकारी रहते होंगे, शिल्पकार रहते होंगे। इस तरीके के जो प्रसिद्ध लोग हैं या जो सक्षम लोग हैं वो नगरों में रहते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। देखिए, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे? चूंकि साम्राज्य राजाओं से बड़े होते हैं, नहीं, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। यहाँ पे होना चाहिए राज्यों से बड़े होते हैं। जो साम्राज्य हैं वो किससे हैं? राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती, क्योंकि भाई वो साम्राज्य जो है वो राज्यों से, स्टेट्स से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। तो उनकी रक्षा के लिए जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत भी होगी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो सम्राट हैं वो साम्राज्य को संभालते हैं, तो उनको राजाओं की तुलना में ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत
होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, हर चीज़ पर टैक्स लगा करके, ताकि पैसा आए और अपने जो संसाधन हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। इस तरीके से साम्राज्य जो है राज्य साम्राज्य से भिन्न थे। साम्राज्य के प्रशासन, रूलिंग द एम्पायर बात करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो भी इलाके थे, उन पर सम्राट का फुल कंट्रोल था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा क्या करता था? कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था ताकि वो किसानों से टैक्स ले सके, पशुपालक हो गए, शिल्पकार, व्यापारी से टैक्स इकट्ठा कर सकें। उसके लिए क्या करता था? अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, क्या होता था? जो अधिकारी टैक्स इकट्ठा करते थे, उनको वेतन भी दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासक थे, वो चाहते थे कि जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, जो नदियां हैं, उन पर हमारा कंट्रोल बना रहे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन टैक्स और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभावना है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंबल कहाँ से आता था? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में सोना और कीमती पत्थर मिल जाते थे, तो ये जो है उसके लिए प्रसिद्ध था। और पॉसिबिलिटी है कि संसाधन नजराने के रूप में यहाँ इकट्ठे किए जाते थे। आगे पॉइंट कहता है, जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जो लोग जंगल वाले इलाके में रहते थे, वो स्वतंत्र थे, उन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, किसी के अधीन नहीं थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, ठीक है, और मोम जैसी चीज़ें ला करके देंगे। नजराना, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट आया था कि नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, तो नजराना क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जहाँ टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। जब भी पॉसिबल हो, जब भी चीज़ें आपसे इकट्ठा हो पाएँ, तो आप जो है चीज़ें ला करके दें। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में अक्सर ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो अपनी इच्छा से इसे देते थे। कि भाई जंगल में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हें मान लीजिए किसी टाइम पे ज़्यादा मात्रा में शहद मिल गया, फल फूल मिल गए, ठीक है, और भी बहुत सारी जो औषधियां हैं जंगल से मिल गई, तो वो ला करके दे दी जाती थी अपनी इच्छा से। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था उन पे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ध्यान रखिएगा, कौन, किसकी बात हो रही है? मेगास्थनीज की बात हो रही है। ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ओके, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत है। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक जो है वो एक यूनिक रूलर था। कैसे वो अनोखा सम्राट था, आइए इसकी बात करते हैं। अशोक जो है ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कौन? अशोक। ओके, वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख जो पत्थरों पे जो है लिखवाया जाता था, पत्थरों पर उकेरा जाता था शब्दों को, ठीक है, वो अभिलेख होते थे। अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं, तो ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, ठीक है, मिले हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, आइए इसकी बात करते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है।
किसका? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई और बहुत वो दुखी हुए। भाई युद्ध तो उन्होंने लड़ लिया, लेकिन युद्ध में खून खराबा बहुत हुआ, हिंसा बहुत आई। इसको देख करके अशोक ने डिसीजन लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। क्या 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 उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं लाइफ में पूरे जीवन कभी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पत्थर की मूर्ति है ये। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। मौर्य कालीन का कोई स्तंभ होगा, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अशोक का धम्म क्या था, यानी कि व्हाट वाज अशोकास धम्म, अशोक का धर्म क्या था। देखिए, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक का धर्म यह कहता था कि तुम किसी की पूजा मत करो, कोई यज्ञ वगैरह अनुष्ठान किसी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, जैसे पिता चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा व्यवहार करे, बड़ों का सम्मान करे, लोगों की बात को समझे, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें, ठीक है, ताकि उनकी प्रजा भी सभ्य हो, सुसंस्कृत हो और एक शांति बनी रहे राज्य में। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रभावित हुए थे, प्रेरित हुए थे, मोटिवेट हुए थे। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की उसका नाम क्या था? धम्म महामात्र नाम के, धम्म महामात्र, ठीक है, ये नाम है, ध्यान रखिएगा। इस नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर के अशोक के धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। शिलाओं मतलब कई पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर, उस पर अपने संदेश लिखवा दिए। तो पहले मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सअप कर दिया सबको, है ना। बड़े बड़े पत्थर हो गए और बड़े बड़े पोल हो गए पत्थरों के, उन पर अपने उन्होंने उपदेश लिखवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ करके सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, कि जो लोग अनपढ़ हैं उनको तुम खुद पढ़ करके सुनाओ, अशोक की बात उन तक पहुंचाई जाए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी काम के लिए उसने श्रीलंका भी भेजा था। किसको? अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका, की वहां जाकर के मेरे उपदेशों को, मेरे निर्देशों को वहां जाकर के लोगों को बताओ, सुनाओ। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं और ये जो मटेरियल आप देख पा रहे हैं, जो कंटेंट देख पा रहे हैं, बहुत बेस्ट है। पढ़ करके आप समझ रहे होंगे कि बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और इसको पढ़ करके आप बहुत आसानी से एसएसटी में 55 से 60 या 50 से 55 नंबर ला सकते हैं। और देखिए क्वेश्चंस देखिए इस चैप्टर से जो पूछे गए हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो अभिलेख थे वो अभी हमने पीछे पढ़ा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किसमें? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस का आंसर इसलिए डिफरेंट कलर से है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स, जो पेड विद्यार्थी हैं, उनको ये नोट्स दिए गए हैं तो उनको आंसर फाइंड करने में दिक्कत ना हो, इसलिए। निम्नलिखित स्रोतों में किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता? प्राचीन भारतीय इतिहास का जो शिक्षण था उसमें गुफा की चित्रकारी होती थी, लघु आकारी चित्रकारी यानी कि मिनिएचर पेंटिंग भी होती थी, अभिलेख भी लिखे जाते थे, लेकिन रूप चित्रकारी जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है वो आज की पेंटिंग है, वो पुराने जमाने की नहीं है, इसलिए इसको भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। पुराने जमाने में ये सब तो होता था, लेकिन पोर्ट्रेट पेंटिंग ये आज चल रहा है, पहले नहीं था। अगला क्वेश्चन, ए और बी को पढ़िए। देखिए कहता है अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे? नहीं, अशोक का जो धर्म था उसमें किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं थी, किसी यज्ञ, किसी कर्मकांड, कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी, बस लोगों तक अच्छा संदेश पहुंच जाए, यही बहुत है। अशोक ने धम्म महामत्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो अशोक के निर्देशों को लोगों तक पहुंचाते थे। बात बिल्कुल ठीक है, जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे। तो ए सही है, आर
ए गलत है, आर सही है। यहाँ पे लिखा है बी सही है, मतलब आर सही है, ए गलत है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प चुनें। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो सम्राट थे उनका साम्राज्य राज्यों से कहीं ज्यादा बड़े होते थे, उनको ज्यादा संसाधन की आवश्यकता थी, ज्यादा सेना की जरूरत पड़ती थी। ठीक है। सम्राटों के पास बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी थे। बात दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। 1-2 की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। फिर मौर्य वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण हुए जिनके नाम क्या है? एक सीक्वेंस में पूछ रहा है। नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक जो है चंद्रगुप्त के पोते थे ये। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन धम्म से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। बहुत बेस्ट पॉइंट लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि अशोक ये मानते थे कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना ज़्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि हम लड़ करके, युद्ध करके, हिंसा करके जीतें। उससे बेहतर है कि धर्म के माध्यम से अच्छे उपदेश दे करके, निर्देश दे करके हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। वो चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे पोते भी युद्ध ना करें। भाई जो है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने तो कह ही दिया था, अशोक ने तो ये मान लिया था कि अब वो कभी लाइफ में युद्ध नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो ये भी चाहता था कि उसके बेटे पोते भी कभी युद्ध ना करें और धर्म की अभिवृद्धि में सहयोग करें। ए और बी दोनों ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये मौर्य वंश के शासन काल में बनाया गया था। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। देखिए चैप्टर 8 कहता है विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड की बात करेगा, गांव शहर और व्यापार की बात करेगा। ठीक है, क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ उसके शेयर भी करें। बहुत बेस्ट मटेरियल, बहुत कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट ऐसा पढ़ने को बहुत कम मिलेगा। लोहे के औजार और खेती की बात कर लेते हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखिए पॉइंट कहता है आपके सामने कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। सर कब हुआ? लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण कब्र जो हम लोग पहली क्लास में ही हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, उसमें आपको समझाया था पोर्ट होल के रास्ते जो है कि मृतक को अंदर ले जाया जाता था, वो सब महापाषाण है। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है कि हाँ 2500 साल पहले जो है लोगों ने लोहे के औजारों का अच्छी मात्रा में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल हैं। लोगों ने कैसे ये अनुमान लगाया कि लोहे का प्रयोग अच्छी मात्रा में हो रहा था? इससे अनुमान लगाया कि कुल्हाड़ियां भी मिली, जुताई के लिए हलों के फाल भी लोहे के मिले, इससे अनुमान लगता है। ठीक है, कहता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए दूसरे कदम क्या था? जैसे कि सिंचाई। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। रोपाई यानी कि अब जो है धान को डायरेक्ट नहीं बीजा जा रहा था, पहले धान को बीज करके फिर उसकी पौध को रोपा जाता था। ठीक है, जैसे आज हम लोग धान लगाते हैं सेम उसी तरीके से महत्वपूर्ण कदम थे, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम मतलब लोगों ने अपने द्वारा तालाब भी बनाए। गांव में कौन रहते थे? हु लिव्ड इन द विलेजेस। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। सर कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के लोग रहते थे।
तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार और दास अधिमई कहलाते थे। दास क्या कहलाते थे? अधिमई कहलाते थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था, वेल्ला कहा जाता था। ठीक है। साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार कहा जाता था, दास को अधिमई कहते थे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। इन पॉइंट्स को रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव का प्रधान व्यक्ति क्या होता था? उसको ग्राम भोजक कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ये पद आनुवंशिक था कि पहले जो है कि पिताजी, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ऐसे जो है वो उस पद पर बने रहते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, चलिए। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास अच्छी खासी जमीन होती थी, वही ग्राम प्रधान बनता था। ठीक है, आगे लिखा भी है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास ज़्यादा जमीन है, लैंडलॉर्ड है, वही प्रधान है भाई। लोग उसकी इज्जत भी करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लीजिए। पॉइंट क्या कहता है कि इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, उनकी जमीन पर कौन काम करते थे? दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण अक्सर राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। जो राजा होते थे वो प्रधान को टैक्स वसूलने का काम सौंप देते थे कि भाई गांव का टैक्स तुम ही वसूल लो। ठीक है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे कि भाई तुम्हारे गांव में जो मैटर हो रहा है उसको तुम खुद ही सुलझा लो। आज भी गांव में ऐसा है कि गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, ठीक है, लोग उसके पास जाते हैं पहले कि भाई हमारे घर में ये मैटर हो गया है ना, या पड़ोस में ये मैटर है, तो वो उसकी बात लोग मानते हैं। आज भी ये है। ठीक है, तो वो पहले भी था। वो कभी कभी जो है न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। जो दूसरे छोटे किसान होते थे उनको क्या कहा गया? गृहपति कहा गया। ये चैप्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था ग्राम भोजक के पद पर। दूसरी बात, जो एक ग्राम भोजक थे ये टैक्स भी वसूलते थे, न्यायाधीश का काम भी करते थे, कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा दूसरे किसान भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। और ये जो गृहपति थे अक्सर कौन थे? छोटे किसान। कौन थे? छोटे किसान। ओके, इतनी बात क्लियर है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जैसे इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। आइए पॉइंट की बात करते, प्राचीनतम तमिल रचनाओं की बात कर लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीनतम। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है सर। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया, जिनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई। पॉइंट है सिक्के, कॉइन्स की बात करते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आहत का मतलब कि इन पर चोट मारी जाती थी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे दबे कुचे से हों, है ना, इन पर चोट मारी गई है। ओके, आहत सिक्के सामान्यतः ये आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल हुआ करते थे।
इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। ये देखिए, कुछ चिन्ह जो है ठप्पा मार करके बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ठप्पा मारे, चोट लगी इनको, इसीलिए इनको ये आहत हुए, इसीलिए इनको आहत सिक्के कह दिया गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। सिटीज विद मैनी फंक्शंस, यहाँ बहुत सारी गतिविधियां हुआ करती थी, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं मथुरा की। मथुरा ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। कौन? यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर कौन स्थित था? मथुरा। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का एक केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कब? लगभग 2000 साल पहले। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा। शिल्प और शिल्पकार की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके। कहता है शिल्प और शिल्पकार, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थलों से क्या मिले हैं? शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में मिले हैं, इसलिए इनको उत्तरी भी जोड़ दिया गया। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। ध्यान रखिएगा, मदुरै से भी क्वेश्चन खूब पूछता है। ओके, तो जो मदुरै है ये कपड़ों का उत्पादन केंद्र था। उत्तर में वाराणसी था, दक्षिण में मदुरै था। ठीक है, अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, उसको क्या कहा गया? तो शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? शिल्पकार और व्यापारी के संघ को क्या कहा गया? श्रेणी कहा गया। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। शिल्पकारों की जो श्रेणियां थी, ये श्रेणी, ठीक है, ये जो शिल्पकार और व्यापारी जिन्होंने अपने अपने संघ बनाए, ठीक है, उसको श्रेणी कहा गया। और ये जो श्रेणियां बनी, उनका काम था लोगों को ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे भी जमा रखते थे। ओके, चलिए अरिकामेडु की बात कर लेते हैं। अरिकामेडु भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछता है आपसे। आइए अरिकामेडु को समझते हैं। अरिकामेडु पुदुचेरी में लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पॉइंट को नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन। अरिकामेडु पुदुचेरी में लगभग 2200 से 19 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। कहाँ? अरिकामेडु की बात हो रही है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु में। अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा जैसे पात्र, ठीक है। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ, तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। ऐसा उम्मीद है कि लोग शराब रखते होंगे, तेल रखते होंगे इसमें। एम्फोरा जैसे पात्र यहाँ मिले हैं। यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। लाल चमकदार बर्तन, ठीक है, ये एरेटाइन, एरेटाइन जो है, इस लाल चमकदार बर्तन को क्या कहा गया? एरेटाइन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एम्फोरा जैसे पात्र और लाल चमकदार बर्तन जिसको एरेटाइन कहा गया, और इटली के एक शहर के नाम पर इनको एरेटाइन पात्र कहा जाता है। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पर मनके बनाने का भी काम होता था। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? अरिकामेडु की बात हो रही है। अरिकामेडु में ही एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एरेटाइन जो कि लाल चमकदार बर्तन थे, वो भी यही मिले हैं। ठीक है। बेरीगाजा, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है।
बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। कहाँ? बेरी गाजा में। अगला पॉइंट, व्यापार और व्यापारी की बात करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। किसकी? काली मिर्च की। कहाँ? रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाया करते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार भारतीयों का चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता हमारे सामने आती है, आइए इस कविता को समझते हैं। क्या कहती है कविता? देखिए, नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, तेज तर्रार घोड़े जो हैं वो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ लाई गई। हिमालय से मिले रत्न और सोना। क्वेश्चन आपसे पूछता है, रत्न और सोना कहाँ से मिले हैं? रत्न और सोना हिमालय से मिले हैं। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से मिली? दक्षिण की पहाड़ियों से। दक्षिणी सागर के मोती, मोती कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी सागर से। पूर्वी सागर के मूंगे, मूंगे कहाँ से मिले हैं? पूर्वी सागर से। गंगा और कावेरी की फसलें, फसलें कहाँ मिली? गंगा और कावेरी में। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, खाद्यान्न पदार्थ कहाँ से आते थे? श्रीलंका से। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात कहाँ मिले? म्यांमार से। ठीक है, तो क्या है कविता की? समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट की बात करते हैं, समुद्र तटों से लगे राज्य की, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। कहाँ? दक्षिणी भाग में। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। किसका मैदान? कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदार मतलब तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर, पांड्य। कौन थे? चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। ये मुखिया लोगों से नियमित टैक्स की बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में किसका? सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वो और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी कौन? सातवाहन शासक जो थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी ये नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अगला पॉइंट लीजिए, आज का लास्ट टॉपिक, रेशम मार्ग और कुषाण की बात करते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत इनका शासन था, भारत पर इनका शासन था कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके 2
मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। आइए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, देखिए 7 जुलाई 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरी गाजा। बेरी गाजा क्या होता था? यहाँ मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं, भरूच से संबंधित है, स्वतंत्र कृषक थे यहाँ, या शिल्पकारों और वाराणसी व्यापारियों के संघ थे। आपको पता है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया। ठीक है, और एरेटाइन पात्र, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन को हमने क्या कहा गया? एरेटाइन पात्र, जो कि इटली के एक शहर के नाम पर इनको एरेटाइन पात्र कहा गया था। ठीक है, गृहपति कौन होते थे? जो स्वतंत्र कृषक होते थे, जो बड़े भूस्वामी से जो छोटे किसान थे उनको गृहपति कहा गया। अब एक ऑप्शन हमारे पास बचता है बेरी गाजा, डेफिनेटली ये जाएगा भरूच के साथ में, बेरी गाजा भरूच। ठीक है, हमने यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, बेरी गाजा भरूच के साथ में जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, देखिए, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट को कवर करना, कंप्लीट करना। ये देखिए एरेटाइन कौन है? लाल चमकदार बर्तन। ठीक है, बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरी गाजा क्या है? भरूच का यूनानी नाम है। ओके, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से मैच कर लिया। एरेटाइन पात्र, लाल चमकदार बर्तन, श्रेणी शिल्पकार व्यापारियों के संघ हो गए, गृहपति स्वतंत्र कृषक, बेरी गाजा भरूच, यानी कि ए सेकेंड है, बी फोर्थ है। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा ए सेकेंड, बी फोर्थ, C1 और D3 राइट हो जाएगा, D3। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, 7 जुलाई 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन 7 जुलाई का है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई सीढ़ियों तक बने रहते थे। ये बात ग्राम भोजक के लिए बिल्कुल सही है, सटीक है। और इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी बात सही है। गांव का टैक्स वसूलने का काम राज्य अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। राज्य का जो भी टैक्स होता था वो भी इन्हीं को सौंपने के लिए काम दे दिया जाता था, ये भी बात ठीक है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये बात इनके बारे में सही नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम किया करते थे। आगे बढ़िए, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो मदुरै नगर के सम्मेलनों में की गई। कहाँ? मदुरै। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि ए और बी को पढ़िए। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल हैं, इनके बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बात बिल्कुल ठीक है कि 2500 साल पहले हमको पता लगा, मतलब ऐसा संभावना है कि 2500 साल पहले कुल्हाड़ियाँ लोहे की थी और जुताई के लिए हलों के जो फाल थे वो भी लोहे के थे। ठीक है, तो उनसे पता लगता है कि लोहे का जो प्रयोग है वो अच्छी मात्रा में हो रहा था। ओके, बात ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर डेवलप हो चुके थे, बिल्कुल बात ठीक है। ए और बी सही है, ए और बी में यहाँ पे संबंध भी है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। कहता है, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। तो ग्राम भोजक को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक को भूस्वामी। ग्राम भोजक कौन होता था? भूस्वामी। गांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, और गृहपति जो स्वतंत्र कृषक होते थे, इनसे छोटे किसान जो होते थे वो स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। दास कर्मकार कौन थे? दास कर्मकार दूसरों की जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। ओके, A4 B3 C1 राइट हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो वो 3 मुखिया थे, चोल, चेर, पांडे। कौन थे? चोल, चेर, पांडे। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा। देखिए जो हमने पढ़ाया, जो नोट्स है उसी से वहीं से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गृहपति कौन थे भाई? भूमिहीन मजदूर थे या स्वतंत्र कृषक थे? अभी जस्ट पीछे पड़ा, गृहपति जो थे वे स्वतंत्र कृषक थे, बड़े किसानों से ये छोटे थे। ओके। श्रेणी कौन थे? श्रेणी थे हमारे जो व्यापारी और जो शिल्पकार थे, उन्होंने जो संघ बनाए थे उनको, उसको श्रेणी कहा गया। व्यापारियों शिल्पकारियों के संघ को क्या कहा गया? श्रेणी कहा गया। ठीक है। अधिमई कौन थे? अधिमई जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें अधिमई कहा गया। और अरिकामेडु जो है ये तटीय निवास के किनारे अरिकामेडु था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये राइट हो जाएगा ए सेकेंड B4। अब देखिए ए सेकेंड B4 इधर तो कहीं नहीं, नीचे ही है, बस ए सेकेंड B4 ऑप्शन 4 राइट हो जाता है। अगला प्रश्न फिर देखिए 14 दिसंबर 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। आहत सिक्के कौन से थे? मोहर लगे चमकदार बर्तन, लंबे दोहरे हत्थे वाले पात्र, या फिर मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन, या डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए थे। कौन थे ये? तो मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर नहीं, डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए सिक्के आहत सिक्के थे। ठीक है। तो ए जाएगा हमारा 4 के साथ में। उत्तरी काले चमकीले पात्र जो थे ये मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन थे। एम्फोरा क्या है? एरेटियन वेयर कौन है? मोहर लगे चमकदार बर्तन। एम्फोरा जो है ये लंबे दोहरे हत्थे वाले पात्र हुआ करते थे। तो इस तरीके से इसको हम मैच कर लेंगे। नीचे देखिएगा, ए जाएगा 4 के साथ में, बी जाएगा हमारा 3rd के साथ में, सी जाएगा 2nd के साथ में, और डी है 1st। ठीक है। यानी कि आहत सिक्के डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए, उत्तरी काले चमकीले पात्र जो थे वो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन थे। एम्फोरा लंबा दोहरा हत्थे वाला पात्र था। एरेटियन वेयर मोहर लगे चमकदार बर्तन को एरेटियन वेयर कहा गया। इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 से कवर करेंगे। चैप्टर 9 और 10 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वीणा बजाने वाले राजा के बारे में पढ़ेंगे, वंशावलियाँ, हर्षवर्धन, हर्षित की बात करेंगे। ठीक है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, नए प्रकार की सेना के बारे में बात करें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास कल भी रहने वाली है। इमारतें, चित्र, किताबें, जैसे लौह स्तंभ हो गया, ठीक है, इसकी बात करेंगे। सांची का स्तूप हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पूछे हैं उनकी बात करेंगे। तो पेड नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा 9628182649। थैंक यू सो मच।